दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस दुनिया की हर बातें झूठी हो सकती है, पर इस बात को कोई नहीं झुठला सकता है कि जो इंसान इस दुनिया में आया है एक न एक दिन उसे इस दुनिया को छोड़ के जाना है। पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब हो जाती है जब कोई भी इंसान बेवक्त इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, यानी कि उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने वाला भी अपराधी ये सोच करके अपने काम को अंजाम देता है कि शायद वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, पर शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है इटावा, और इसी इटावा का एक थाना पड़ता है उसराहार। उसराहार थाने के अंतर्गत एक गांव आता है गपियापुर, और इसी गपियापुर गांव का रहने वाला है सुभाष जाटव। सुभाष जिसकी उम्र है लगभग 40 साल, जो दिल्ली शहर में रहकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। दरअसल सुभाष के परिवार में उसकी पत्नी अंजलि के अलावा एक बेटी है जिसका नाम है भावना। भावना जिसकी उम्र है लगभग 13 साल, जो अपने ही इलाके से पढ़ाई करती है। सुभाष इतना पैसा तो कमा लेता है जिससे अपने परिवार के साथ गुजारा कर सके। बात कर रहा हूँ मैं 15 नवंबर 2024 की रात्रि के वक्त। दरअसल सुभाष जो लगभग 4 दिन पहले ही दिल्ली से चलकर अपने परिवार से मिलने के लिए घर पे आया था, 15 नवंबर 2024 को रात्रि के वक्त सुभाष अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके खाना खाता है। खाना खाने के बाद सुभाष की बेटी भावना अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और सुभाष अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में जाकर सो जाता है। पर जैसे ही आधी रात होती है, ठीक आधी रात को दो लोग अपने मुंह पे कपड़ा बांध करके सुभाष के घर में एंट्री करते हैं और सीधे सुभाष के कमरे में चले जाते हैं। कमरे में एंट्री करने के बाद सबसे पहले सुभाष की पत्नी अंजलि के हाथ पैर और मुंह पे कपड़ा बांध देते हैं और साथ ही साथ अपने साथ लाए हुए एक भारी बैट से सुभाष के सर पे काफ़ी ज़ोर से वार कर देते हैं। उसके बाद से एक तेज़धार हंसिया को भी सुभाष के गले पे चला देते हैं, जिसकी वजह से सुभाष की थोड़ी देर के बाद मौत हो जाती है। हालांकि सुभाष की जब हत्या करते हैं, ये सारा काम सुभाष की पत्नी अंजलि की आंखों के सामने होता है, लेकिन वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि उन दोनों ने अंजलि के मुंह पे इतने ज़ोर से कपड़ा को बांध दिया था कि इसकी मुंह से आवाज़ तक भी नहीं निकल पाती है। दोनों ही अपराधी अपने काम को अंजाम देने के बाद बड़ी आराम से घर से बाहर निकलते हैं और फिर मौके से फरार हो जाते हैं। जैसे ही वहाँ से फरार हो जाते हैं, उसके बाद से अंजलि भी जैसे तैसे करके अपना हाथ खोलती है, मुंह से कपड़ा हटाती है और सबसे पहले अपनी बेटी भावना को आवाज़ देती है। माँ की आवाज़ सुन करके भावना जब अपने कमरे से बाहर निकलती है, सबसे पहले अपने माँ के पास जाती है और जब अपने पिता की डेड बॉडी को देखती है, देखने के बाद भावना भी एकदम से डर जाती है और उसके बाद से जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। माँ बेटी की चीख पुकार सुन करके आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जब सुभाष की डेड बॉडी को देखते हैं, इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। सुबह होने से पहले ही पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती है और सबसे पहले सुभाष की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर उसके घर की बेहतर तरीके से तलाशी लेती है। हालांकि पुलिस जब सुभाष की घर की तलाशी लेती है तो मालूम चलता है कि उसके घर का जितना भी सामान जहाँ भी पड़ा हुआ था, सब के सब अपनी जगह पे अस्थिर पड़ा हुआ था। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में सुभाष की पत्नी अंजलि से पूछताछ करती है तो अंजलि भी सारी बात पुलिस को बता देती है। दरअसल पुलिस अंजलि से सवाल करती है कि क्या तुम उन दोनों को पहचान सकती हो। इस पर अंजलि पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, जब वो दोनों घर में एंट्री किए थे, अपने चेहरे पे कपड़ा बांध रखा था, इसीलिए मैं उन दोनों को नहीं पहचान सकती हूँ। साथ ही साथ पुलिस अंजलि से ये भी सवाल करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे पति की हत्या कौन कर सकता है, क्योंकि दोनों अपराधी जो घर में एंट्री किए थे उनका मोटिव केवल सुभाष को मारना था। लूट का इरादा तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि तुम्हारे घर से कोई भी सामान गायब नहीं हुआ है। इस पे अंजलि पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, पड़ोस में ही रहने वाले कुछ लोगों से मेरे परिवार का ज़मीनी विवाद चल रहा है, हो सकता है कि उन लोगों ने मेरे पति की हत्या किया होगा।
अंजलि जब अपने पड़ोसियों पर ही इल्ज़ाम लगाती है, उसके बाद से पुलिस अंजलि के ही तहरीर पर उसके बताए हुए नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर जितने लोगों का नाम लेती है पुलिस उन तमाम लोगों को थाने में बुलाती है। और फिर जब उन लोगों से सुभाष की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, सब के सब पुलिस को एक ही जवाब देते हैं कि हाँ साहब, ये बिल्कुल सच है कि हमारा सुभाष के साथ ज़मीनी विवाद चल रहा था, पर यकीन मानिए हमने सुभाष की हत्या नहीं किया है। हालांकि पुलिस उनकी बातों पर यकीन नहीं करती है और फिर उनके साथ सख्ती से पेश आती है। पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिश तो कर लेती है, लेकिन सब के सब अपने जिद से पीछे नहीं हटते हैं। पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार सुभाष की हत्या किया किसने है। पुलिस फिर से सुभाष के घर पे जाती है और उसकी पत्नी अंजलि से पूछती है कि क्या तुम्हारा पति का किसी के साथ में कोई दुश्मनी था। इस पे अंजलि पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, मेरे पति अभी 4 दिन पहले ही दिल्ली से घर आए थे। दरअसल वो दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। दिल्ली में रहने की जब बात कहती है, पुलिस को लगता है कि शायद सुभाष का दिल्ली में ही किसी के साथ कोई लेन देन होगा। इसीलिए पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए सुभाष के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। हालांकि पुलिस जब कॉल डिटेल्स को भी चेक करती है, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं मिलता है जिस पे पुलिस को कोई शक जाए। इसीलिए अब पुलिस सुभाष की पत्नी अंजलि के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। पर पुलिस जब अंजलि के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पे अंजलि पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पर सबसे बड़ी बात कि वारदात वाली रात में भी अंजलि उस नंबर पे बातचीत की थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी राहुल पाल के नाम पर रजिस्टर्ड है। राहुल, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, जो सुभाष के ही पड़ोस का रहने वाला है। पुलिस को जैसी इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है, पुलिस उसी दिन ही अपनी टीम के साथ फिर से सुभाष के गांव में जाती है और वहां से राहुल को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब राहुल को लेकर के थाने में पहुंचती है और जब राहुल से सुभाष की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो राहुल भी पुलिस वालों को यही जवाब देता है कि साहब, मैंने सुभाष की हत्या नहीं किया है। इस पे पुलिस अब राहुल से ये सवाल करती है कि आखिरकार तुम्हारा सुभाष की पत्नी अंजलि से क्या रिश्ता है और क्यों इतने महीनों से तुम उससे बातचीत कर रहे हो, और घटना वाली रात भी तुम्हारी उससे बातचीत हुई थी, क्या बात किया था तुमने। पुलिस जब एक पर एक कई तरह का सवाल करना शुरू करती है, राहुल पुलिस के सवालों का जवाब नहीं दे पाता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन राहुल जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। दरअसल सुभाष, जो कि कई सालों से दिल्ली शहर में रहकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, हर 6-8 महीने पे कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पे आता है और अपने परिवार से मिलने के बाद वापस दिल्ली में चला जाता है। लेकिन सुभाष जब वापस अपनी दिल्ली में चला जाता है, उसके बाद से सुभाष की पत्नी अंजलि को अपने पति की कमी महसूस होने लगती है, जिसकी वजह से उसके पड़ोस के ही रहने वाले राहुल के साथ में उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि राहुल और अंजलि के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी अंजलि के पति सुभाष को कभी नहीं मालूम चलता है। लेकिन करीब 6 महीने पहले जब सुभाष छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए अपने घर पे आता है, सुभाष को सारी सच्चाई मालूम चल जाता है, जिसे सुन करके सुभाष को भी काफ़ी बुरा लगता है और अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने की भी कोशिश करता है। हालांकि सुभाष जब अपनी पत्नी को तरह तरह की बातें कहकर उसे समझाने की कोशिश करता है, अंजलि भी अपने पति से वादा कर लेती है कि आज के बाद से ना तो मैं राहुल से कभी बातचीत करूंगी और ना ही मुलाकात करूंगी। पर सुभाष जैसे ही वापस दिल्ली चला जाता है, इधर अंजलि अपना वादा तोड़ देती है और फिर से राहुल से बातचीत ही नहीं करती है, बल्कि पहले के जैसे उससे मुलाकात करती है। दरअसल घटना से 4 दिन पहले सुभाष जब कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पे आता है, सुभाष को फिर मालूम चल जाता है कि उसकी पत्नी की आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ है। इस वजह से सुभाष अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठा देता है। पर सुभाष जब अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है, अंजलि भी अपने पति से इस प्रकार से नफरत कर लेती है कि अब वो अपने पति को ही इस दुनिया से हटाने का तय कर देती है। और जब इस बारे में अपने प्रेमी राहुल से बातचीत करती है तो राहुल भी प्रियंका के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से राहुल जा कर के अपने ही गांव का एक सुपारी किलर से बातचीत करता है, जिसका नाम है विकास जाटव।
विकास से जब जा कर के कहता है सुभाष को इस दुनिया से हटाने के लिए, विकास इसके लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन बदले में 2.5 लाख रुपये का डिमांड करता है। और 2.5 लाख रुपये की जब डिमांड करता है, राहुल जब ये सारी बात आकर के अंजलि को बताता है, अंजलि उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर ये तीनों मिल कर के एक प्लान बनाते हैं और इसी प्लान के तहत 15 नवंबर 2024 को रात्रि के वक्त सुभाष जब अपने पूरे परिवार के साथ बैठ कर के खाना खा लेता है, खाना खाने के बाद जब अपनी पत्नी के साथ कमरे में सोने के लिए जाता है, आधी रात को प्रियंका अपने कमरे से बाहर निकलती है और राहुल के नंबर पर फ़ोन कर देती है। उसके थोड़ी देर के बाद राहुल विकास को लेकर के सुभाष के घर पे पहुंच जाता है और जब सुभाष के कमरे में जाता है, राहुल और विकास दोनों मिलकर के सबसे पहले अंजलि के उसी के साड़ी से हाथ पैर और मुंह बांध देते हैं और जो अपने साथ में भारी बैट लेकर के आए थे उसी बैट से सुभाष के सर पे काफ़ी ज़ोर से वार कर देते हैं। इससे पहले कि सुभाष अपने आप को संभाल पाता, जो अपने साथ हंसिया लेकर के आए थे उसी हंसिया को सुभाष के गले पे भी चला देते हैं, जिसकी वजह से सुभाष की घटनास्थल पे मौत हो जाती है। उसके बाद से दोनों बड़े आराम से वहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर मौके से फरार हो जाते हैं। अपने पूरे षड्यंत्र के तहत थोड़ी देर के बाद अंजलि जब अपना हाथ खोल करके मुंह से कपड़ा हटाती है, सबसे पहले अपनी बेटी को बुलाती है। पर साधना जब अपने माँ के कमरे में जाती है और जब अपने पिता की डेड बॉडी को देखती है तो देखने के बाद ज़ोर ज़ोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है। वाकई में राहुल जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस राहुल के ही तहरीर पे उसी दिन ही सुभाष की पत्नी अंजलि को भी गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन उसके बाद से विकास को गिरफ्तार करने के लिए जब उसके घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि विकास अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है। दरअसल विकास को ये पहले ही मालूम चल चुका था कि पुलिस राहुल को गिरफ्तार कर चुकी है, इसीलिए विकास अपना घर छोड़ करके फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस अभी भी विकास की तलाश कर रही है, पर विकास पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा है। पुलिस जब इधर राहुल और अंजलि को गिरफ्तार कर लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार विकास पुलिस के डर से कहां तक भागता है और पुलिस उसे कब पकड़ करके लाती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है नईम अहमद। नईम अहमद जो ज़िला बिजनौर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं सलीम मोहम्मद। सलीम मोहम्मद जो भीमगढ़ ज़िला पाली राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं पुनीत ओझा। पुनीत ओझा जो ज़िला बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं मंटू कुमार शाह। मंटू कुमार शाह जो ज़िला खगड़िया बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं संतोष कुमार। संतोष कुमार की पत्नी का नाम है रामकली साकेत। दरअसल संतोष कुमार के 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम है साधना और बेटे का नाम है आदर्श। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।